हिंदी व्याकरण का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जो स्टूडेंट्स टैट, सी टैट, सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं वे सभी लोग पूरा हिंदी व्याकरण यहाँ से पढ़ लें। आपको भरोसा दिलाता हूँ बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे वीडियो पे, देखते हैं टॉपिक। यहाँ पे स्वर है अ, आ, ई, उ, ई, ए, ओ। मात्रा नहीं होती, उदासीन वर्ण, शहीद वर्ण, कोमल वर्ण। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा आगे तेज़ी से चलेंगे, आपको कुछ खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा व्याकरण है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अयोग गवाह, ये आप पढ़िए। कंठ, तालय, मूंधर्य, दंत, ओठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, ये आपको पूरा डिटेल पढ़ना है अच्छे से देख के। संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, गौड़, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं पढ़ के आपको सुना भी दूंगा, परंतु आपको और खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। वीडियो देखकर आप आसानी से पूरा पढ़ सकते हैं। व्याकरण वर्णमाला, भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण विकास क्रम, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द, भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई पद, भाषा की लघुत्तम सार्थक व्याकरण इकाई वाक्य। वर्ण के प्रकार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वर और व्यंजन। संख्या, मूल संख्या, संख्या 52, मूल संख्या 44। स्वर भेद के आधार 4, उत्पत्ति के आधार पर, मात्र काल, काल के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप आगे इसको पढ़ते जाएं बैठ के देखकर अच्छे से, और बार बार इसको कहीं रफ में लगा के दोहरा भी सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने का ये आसान तरीका है। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैसे आपको रिवीजन करना है। मात्रा आ गया, मात्रा को कैसे आप समझेंगे। स्वर वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। संख्या 10, अवर्ण की मात्रा दृश्य रूप में नहीं रहती, मात्राएं केवल स्वर्ण वर्णों की होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मात्रा के बारे में। आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और इसमें से देख के आप अपने हिंदी का व्याकरण अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर वर्णभेद आपको पढ़ना है। मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मात्रा काल के आधार पर स्वर भेद, स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर वर्णों की होती है। स्वरों की संख्या 11, मात्रा की संख्या 10। अवर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भेद। तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से रफ लेके अपना दोहराने का भी काम करेंगे। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आएगा। अघोष, सघोष के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। अल्पप्राण, महाप्राण पढ़ना है आपको।
यहाँ से आप देख सकते हैं अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। तो ये आप वीडियो को स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, आप इसको देख देख के आपको पढ़ना है। और पढ़ने का आसान तरीका है दोस्तों, आप अपने कॉपी पेन को लेके बैठे रहें और यहाँ पे जो जो आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप आसानी से बैठकर लिख सकते हैं और देख के पढ़ भी सकते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। तो यहाँ पे आप अभ्यंतर प्रयत्न और वाह प्रयत्न, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है पूरा डिटेल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसे आराम से धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। वाह प्रयत्न के बारे में दिया है। फिर यहाँ हम आ गए उच्चारण के स्थान पर स्वर भेद। तो उच्चारण के स्थान पर स्वर भेद क्या है, यहाँ पे देखिए आप को दिखाई दे रहा है। अब आ गए हम व्यंजन पे। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। संख्या 33 भेद के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। तो यहाँ आप ऐसे डायग्राम बना हुआ है, इसे आप लिख के और आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं। स्वर्णों की संख्या 10 माना है। अयोग गवाह के बारे में आप यहाँ से पढ़ें। बिना योग जुड़े वाह वहन करना। अयोगवाद न स्वर है न व्यंजन है, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। अब यहाँ आप डिटेल अयोग गवाह के बारे में पढ़ रहे हैं। आगत वर्ण आ गया। आप यहाँ पे देखिए आगत वर्ण क्या है, स्वर व्यंजन। भाइयों आप जो है यहाँ से पूरा अच्छे से पूरा पढ़ते रहेंगे। मैं तो जो खास है वो वही पढ़ रहा हूँ सिर्फ। नासिक वर्ण, अब नासिक वर्ण क्या है उसके बारे में आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इससे आप आसानी से वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को देखकर लिख कर पढ़ सकते हैं। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका तैयार होता जाएगा। और माड़क वर्ण आ गया। और माड़क वर्ण क्या है यहाँ पे देखिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अंतस्थ व्यंजन के बारे में आ गया। ये आपको बहुत तेज़ी से पढ़ना है। मैं आपको जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है वीडियो है, तो आपको जल्दी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे शब्द दिया है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ प्रदान करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे प्रकार दिया है इसके, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं। सार्थक शब्द क्या है, वे शब्द जिनके साथ उनके अर्थ जुड़े होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण वाया, खाना, पानी। निरर्थक शब्द क्या होता है भाई, तो भाइयों यहाँ देखना आप, जिन शब्दों के साथ उनका अर्थ नहीं जुड़ा होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण चाय वाय, दाना वाना, पानी वानी। अब यहाँ पे उसका नोट है, आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। शब्द भेद के आधार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। SCERT 4, NCERT 5। तो आप ये पढ़ सकते हैं।
रचना के आधार पर रूढ़, रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, रूप के आधार पर विकारी, अविकारी। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं रूप के आधार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयात्मक बोधक, अन्य पद, निषाद। अर्थ के आधार पर एकार्थी, समानार्थी, पर्यायचित, एकनार्थी, विलोम, अन्य भेद। ये आपको अपना कापी पेन लेके बैठ जाना है और इसमें से देख के आपको लिख लिख के रिवीजन करना है, तभी आप अच्छा पेपर में कर पाएंगे। उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तत्सम आ गया। तत्सम क्या होता है? संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य दांडी ने अपनी पुस्तक कार्यादर्श में किया है। अब यहाँ पे पूरा डिटेल देख सकते हैं। क्या है? ट्रिक, ऋण, संयुक्त, अनुस्वार। तो ये आप आराम से इसको लिख लिख के या देख के रिवीजन करें आप सभी स्टूडेंट्स। तद्भव, तद्भव के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आपको। तत् प्लस भव, संस्कृत शब्दों को विकृत रूप को ही तद्भव कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी में पहुँचे हैं वे तद्भव शब्द हैं। नोट में संस्कृत के सभी शब्दों का तद्भव रूप नहीं होता, किंतु सभी तद्भव शब्दों का सतमम रूप अवश्य होता है। तद्भव शब्दों का उच्चारण लेखन बहुत ही सरल होता है। तद्भव शब्दों का लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रचलन होता है, जैसे कंघी, नमक, आम, करेला, कटहल। तो ये आप तद्भव के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। ये आप बार बार रिवीजन करना है आपको, प्ले करके वीडियो को। तत्सम से तद्भव बनाने के नियम। अब यहाँ तत्सम से तद्भव बनाना है आपको। यहाँ पे अब नियम दिया है, तत्सम और तद्भव, छत्री, वट, टंकड़। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कैसे अलग अलग करके पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तद्भव और तत्सम। तद्भव, अच्छी आँख, इच्छु, ईख, पक्षी, पंछी कैसे है, आप यहाँ पे पढ़ते रहिएगा देख देख के। पूरा पढ़ना तो मेरे लिए लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ये आपको बार बार देख के पढ़ना है। वानर, बंदर, वर यात्रा। तो ये आपको ऐसे वीडियो प्ले करके पूरा पढ़ते रहना है देख देख के। जितना आप पढ़ लेंगे उतना अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए देशज क्या है। देशज, देश में जन्मे हुए शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का जन्म गांव, कस्बों में होता है। इनका तत्सम रूप नहीं होता। देशज शब्दों को जॉन विक्स ने अन्यान स्रोत कहा है। देशज शब्दों को हेमचंद्र ने देसी शब्द कहा है। इसका सामान्य बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक प्रचलन है। उदाहरण, लोटा, डोरी, डंडा, खिड़की, फुंगी, तेंदुआ, दारू, नाड़, धरिया, ढोंगा, ढेस, पिल्ला, भंटा, चिड़िया, बुलबुल, जूता, चप्पल, धड़ाधड़, खटाखट, भनानभन, दशानन, टर टर, भौं भौं। ये जो है आप देशज के उदाहरण हैं। अब उसी के बाद आता है विशेष शब्द। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द दूसरे देश में जन्मे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका जन्म हिंदी व संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से हुआ है। विदेशजस को ही आगत शब्द कहते हैं। आगत को मेहमाना शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ है दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द।
दूसरी भाषा का अभिप्राय, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, ये आपको पढ़ना भाई। आप सभी लोग अच्छे से इसको बार बार करके आप पढ़िएगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द, उदाहरण डॉक्टर, कंपनी, आर्डर, क्रिकेट, अफसर, कैप्टन, हॉस्पिटल, ऑफिसर, ऑपरेशन, लालटेन। चीनी भाषा के शब्द, चाय, चाकू, चीनी, लीची। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखिए आप यहाँ पे, गाली, स्त्री, चाबी, काजू, अल्पिन, कर्नल, अनानास, इस्पात, अलमारी, बोतल, बाल्टी, गमला, अलमारी, तौलिया, संतरा, गोभी, कमरा, मिस्त्री, कमीज, गोदाम, नीलाम। ये पुर्तगाली भाषा है। अब यहाँ पे आप अरबी भाषा के शब्द पढ़ सकते हैं, अखबार, अक्ल, ईमान, तरक्की, नकल, लिफाफा। तो यहाँ पे आप अरबी भाषा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कई ठो दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। तुर्की भाषा के शब्द, उर्दू, मुग़ल, कैंची, काबू, और आगे भी दिया है, ये तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। फारसी भाषा कैसा होता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चरखा, हज़ार, जलेबी, बुखार, बेहरम, चश्मा, तनख्वाह। ऐसे शब्द मिले तो आप समझ जाना ये फारसी भाषा है, फारसी भाषा है। आगे चलते हैं। यह है संकर शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। यहाँ पे संकर शब्द का उदाहरण कई ठो आप देख सकते हैं, अश्रु गैस, बम प्लस वर्षा। तो आपको इसको बार बार पूरा अच्छे से देख कर पढ़ना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अर्थ तत्सम शब्द, वे शब्द जो पूर्ण रूप में न तत्सम हो न पूर्ण रूप से तद्भव, उसे कहते हैं अर्थ तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थ तत्सम शब्दों में तत्सम के गुण अधिक विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे अर्थ तत्सम शब्द कहते हैं। प्राकृत भाषा के शब्दों को ही अर्थ तत्सम शब्द कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृत जैन धर्म स्थापित की भाषा, उसी के अंतर्गत यहाँ आप पूरा पढ़ सकते हैं। भाई आपको अच्छा नंबर लाना है तो इसे लिख कर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैं तो आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, बाकी आप इसे लिख लिख के भी दोहराना है आपको। रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। उसका अर्थ है पुराना वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, वे सभी शब्द जिनमें न कोई उपसर्ग, न प्रत्यय, न संधि, न समास हो। सूर्य, दिन, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो तो रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द के बारे में यहाँ देखिए, अर्थ जुड़ा हुआ वे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सके, तो उसकी उदाहरण भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आगे है योग रूढ़, यौगिक प्लस रूढ़। ऐसा शब्द जो दो खंडों को योग से बना हो और विशेष का अर्थ परिचायक हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण देख सकते हैं यहाँ से, योग रूढ़ के उदाहरण आ गए, ये आप उदाहरण पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दशानन गोपाल। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, परंतु आपको पूरा पढ़ना है। मैं पूरा आपको दिखा दूंगा वीडियो, आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे। रूप, विकार, परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद, ये आप पढ़िएगा। विकारी, परिवर्तन, अविकारी, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है विधिवत। शब्द परिवर्तन की इकाई, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष। आगे हम शेष देखते हैं। शेष आगे क्या है, छंद आ गया। अब छंद के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। परिभाषा, छंद की परिभाषा, वर्णों एवं मात्राओं की गणना, यति, गति, लय, तुक आदि के विशेष नियमों से बधी रचना को छंद कहते हैं। अब यहाँ छंद का उदाहरण आप देख सकते हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंटों को यहाँ अच्छे से पढ़ना है। छंद शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। छंद को हिंदी में बंधन कहते हैं, अंग्रेजी में मीटर कहते हैं, छंद को उर्दू में रुकन कहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देख देख के बार बार, और लिख के भी पढ़ना है आपको। यहाँ से आप देख के आसानी से लिख सकते हैं अपने रफ में, कॉपी में। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष
सूक्ति में मिलता है। छंद के प्रणेता खोजकर्ता जनक पिता आचार्य पिंगल जी थे। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है कहीं पे, ताकि आप बार बार पढ़ सकें देख के। छंद को काव्य का शरीर भी कहा जाता है। छंद के गुरु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख देख के आपको लिखना भी है, ताकि आप आसानी से इसे देख के पढ़ सकें और लिख सकें। मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मुक्तक के बारे में दिया गया है दोस्तों। हैं, आप यहाँ पे मुक्तक का देख सकते हैं आप। मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचना जूही की कली में किया है। इस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छपने से मना कर दिया था। यदि किसी शब्द के मध्य में आधा वर्ण आए तो वह आधा अक्षर अपने पूर्ववर्ती वर्ण को गुरु कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि किसी शब्द के मध्य में आधा अक्षर आए और उसका पूर्ववर्ती वर्ण पहले से ही गुरु हो तो उसे आधे वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप इसको बार बार देख के और लिख के पढ़ें। जितना आप रिवीजन करेंगे अपने रफ कॉपी में, उतना ही अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। और आप देखकर अपने रफ में इसे लिख लें, ताकि आप बार बार इसे पढ़ सकें। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मात्रिक छंद चौपाई आ गया। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यदि चौपाई के अंत में दो आए तो शुभ माना जाता है, दो यश आए तो शुभ माना जाता है। तो चौपाई के बारे में आपने देख लिया, चौपाई ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं कैसे आपको निकालना है कि 16-16 मात्राएं आएँ। तो ये आप काउंट कर लीजिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ से आप अपना 16-16 मात्रा भी चेक कर सकते हैं कैसे दिया है। आप यहाँ देखकर मात्रा भी काउंट कर लें, गिन लें। मंगल भवन मंगलहारी, जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ढोले गवार शूद्र पशु नारी, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना। तो यहाँ से आपको चेक करना है 16-16 मात्राएं। भक्ति तुलसीदास रामचरितमानस छंद चौपाई छंद है। रस भक्ति रस है। अलंकार विभावना है। गुण माधुर्य गुण है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है रोला। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं रोला का कि क्या होता है रोला। इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है, चौपाई का 16-16, रोला का 24-24। अब यहाँ पे उसका उदाहरण दिया है, उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा और मात्रा निकाल लीजिएगा। अब यहाँ आता है गीतिका। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं पाई जाती हैं। तो गीतिका में 26-26 मात्राएं पाई जाती है, ध्यान देना आपको। उसका उदाहरण यहाँ दिया है, उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा और मात्रा भी निकाल लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। हरिगीतिका। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 28-28 मात्रा होती हैं दोस्तों। उसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। अन्याय सहकर बैठे रहना, यह यहाँ दुष्कर्म है।
न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये इसमें मात्रा आप लगा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ सम मात्रिक छंद, इसका दोहा है। इसको दोहे को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद कहीं रफ में लिख लीजिए। यह एक अर्ध सामयिक छंद है। इसमें 11-13 का विधान पाया जाता है। दोहे में 13-11 पर यति पाई जाती है। दोहे में विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 पाई जाती है। दोहा का विपरीत सोरठा होता है। आप समझ रहे हैं, दोहा का उल्टा विपरीत सोरठा होता है। अब यहाँ पे उदाहरण पढ़ सकते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जात तन की छाई परे, स्यागु हरित दुति होय। तो यहाँ पे आप मात्रा निकाल सकते हैं। देखिए मात्रा निकाला गया है, तो आप इसे रफ में लिख कर मात्रा निकालें और सीखें, अच्छे से सीखें। आपको यहाँ सीखना है और रिवीजन करना है। जितना आप रफ में लिख के रिवीजन करेंगे, सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपका तैयार होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा है और अच्छा आप नंबर ला सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कितने उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपको अच्छे से देख कर लिखना है और उसमें मात्रा लगाना है दोस्तों। अब हम आते हैं सोरठा पे। सोरठा क्या है? यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा में मात्राओं का विधान 11-13 का पाया जाता है। 11-13 का पाया जाता है। इसके विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। सोरठा छंद दोहा छंद का ठीक विपरीत छंद होता है। तो ये आपने देखा अभी। इसे आप कहीं लिख लें और बार बार दोहराते रहें अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बैरवें, यह एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 12-7 का विधान पाया जाता है। 12-7 का विधान पाया जाता है। विषम चरणों में 12-12, सम चरणों में 7-7 मात्राएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो अवधि शिला का उस पर था गुरूर भार, तिल तिल काढ़ रही थी दृग्जल छार, रिझी रिझी रहस रहस, हंसी हंसी उठे सांसें भीर, आंसू भरी कहते दई दई। तो ये आप यहाँ से उदाहरण देख लीजिएगा। अब हम आते हैं उलाला। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 15-13 मात्राओं का विधान पाया जाता है। इसमें 15 से 13 पर यति पाई जाती है। इसके विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। इस उदाहरण को आप कहीं लिख लीजिएगा और मात्रा लगा लीजिएगा। सब भांति सुभोती हो जहाँ, समता के सुखवर नियम, बस उसी सशक्ति राष्ट्र में जागे है जगदीश हम। विषम मात्रिक छंद आ गया कुंठलियाँ। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इस छंद में दोहा और रोला का योग पाया जाता है। इसी कारण इसे संयुक्त छंद भी कहा जाता है। इस छंद में 2 चरण दोहा तथा 4 चरण रोला होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, इसलिए इसे 6 चरण वाला छंद भी कहते हैं। कुंडलियों छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है। इस छंद में दोहे के अंतिम चरण में रोजे के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहिर नंद लाले जहाँ, तहाँ बचावे अग, जहाँ बचावे अग, झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दाव गिरी, ताऊ के मस्तक हजारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धुरवाही, सब हथियारन ठाड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो यहाँ पे आपको देखना है कैसे मात्रा लगानी है। इसे लिख कर कहीं अच्छे से मात्रा लगाएं आप लोग। छप्पया आ गया। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसे हम संयुक्त छंद भी कहते हैं। छप्पे में चरण रोला तथा 2 चरण उलाला के होते हैं। कुल 6 चरण होते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे आप उदाहरण को कहीं लिख लीजिएगा
और फिर मात्रा लगाएं, और फिर आप इसे कहीं लिख के अलग से मात्रा लगाएं। देखें आपको कितना आपने सीखा। पहले आप जो है कोई कविता कोई कुछ लिख लें, उसके बाद उसमें रिवीजन के लिए उसमें मात्रा लगाएं। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद क्या है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ें। यहाँ पे लिखा है परिभाषा, ऐसा छंद जिसका निर्धारण वर्णों के आधार पर किया जाता है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब आगे देखिए इसका उदाहरण और सूत्र क्या दिया है, ये आप देख रहे हैं। गणों की संख्या 8, एक गण में वर्णों की संख्या 3 होती है इसमें। अब यहाँ आते हैं हम, राजमान सलाग, माता राजमान सलाग, सलगा, गणों के नाम, गणसूत्र, मात्रा। इसे आप पढ़िएगा अच्छे से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसे देख कर पढ़ें या लिख कर पढ़ें। रिवीजन आपको बार बार करना है। इसे रिवीजन जितना करेंगे उतना नंबर अच्छा से अच्छा आप सुपर टैट में ला सकते हैं। ये सुपर टैट का बहुत ही अच्छा नोट्स है, टैट में भी काम आता है और सी टैट में भी काम आता है, परंतु सुपर टैट के लिए ज़्यादा अच्छा है। यह है हिंदी का व्याकरण। इंद्रवर्जा, यह एक वर्णिक छंद है, इसमें 11 वर्ण पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, इंद्रवर्जा के बारे में मैंने बताया आपको। उपेंद्र वर्जा, यह एक वर्णिक छंद है, इसमें 11 वर्ण होते हैं। उसके उदाहरण देख सकते हैं आप, सूत्र देख सकते हैं, पहचान देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है भाई, सभी दोस्त ध्यान देंगे। संज्ञा आ गया। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस आज्ञा, अर्थात समज्ञ ज्ञान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का प्रतिनिधि सर्वनाम होता है। दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का वास्तविक नाम अर्थ नाम है। संज्ञा में लिंग, वचन तथा कारक संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं। संज्ञा शब्द के आधार पर निम्नलिखित है: उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, रचना के आधार पर यौगिक शब्द, रूप के आधार पर विकारी शब्द, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द। संज्ञा के प्रकार, मूल रूप में होता है, मुख्य रूप में होता है। हिंदी में संज्ञा वास्तविक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आगे बढ़ते हैं हम। मूल रूप में संज्ञा के प्रकार, वास्तविक संज्ञा वे संज्ञाएं जिसे सुनने मात्र से ही हमारे मानस पटल पर एक चित्र अंकित हो जाता है उसे वास्तविक संज्ञा कहते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, कुर्सी, मेज। अवास्तविक संज्ञा के बारे में देखें, जिस संज्ञा को सुनने से हमारे मानस पटल पर कोई चित्र प्रस्तुत न हो उसे अवास्तविक संज्ञा कहते हैं, जैसे अमूर्त, काल्पनिक, भाववाचक, जैसे क्रोध, लोभ, मोह। वास्तविक संज्ञा, अवास्तविक संज्ञा के और उदाहरण यहाँ से आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान जो विशेष हो के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अव्ययीभाव, कर्मधारक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप और पढ़ लीजिएगा यहाँ से। व्यक्तिवाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में ही होती है, किंतु यदि किसी स्थिति में बहुवचन हो गया तो वे संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं भाई। अब आगे आप यहाँ उदाहरण पढ़ सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आगे बढ़ता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जात का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान क्या है? दृश्य बहुवचन की संज्ञा हो, एक वचन की संज्ञा जिनका बहुवचन रूप हो सकता है। गुणों के आधार पर पहचान कर सकते हैं, जैसे नदी, पुस्तक, राजा, रानी, शहर, देश, फल, स्त्री, पुरुष, बालक, नर, मानव। अब दोस्तों बात करेंगे हम भाववाचक संज्ञा की। वे संज्ञाएं जिन्हें न छुआ जा सके, न देखा जा सके, अपितु उन्हें केवल महसूस किया जा सके, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान क्या है? अदृश्य संज्ञा केवल अनुभूत की जा सकती है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, जवानी, बुढ़ापा,
नारीत्व, मित्रता, शत्रुता, ईश्वर, भूत प्रेत, हवा, गरीबी, अमीरी, ये सब उसके पहचान है, लक्षण है। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन आप पढ़ सकते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा, व्यक्तिवाचक। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, व्यक्तिवाचक। शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृति हिंदी साहित्य का इतिहास है, वह व्यक्तिवाचक। वर्मा जी आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं, व्यक्तिवाचक। सर्वनाम आ गया दोस्तों, अब सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। आपको भी सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सर्वनाम अर्थ सबका नाम, शब्द विच्छेद सर्वनाम। शाब्दिक अर्थ स्वर सभी प्लस नाम संज्ञा। परिभाषा सभी संज्ञाओं के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रतिनिधि संज्ञा का प्रतिनिधि। प्रकार, यहाँ प्रकार पूछ पढ़िएगा आप, संख्या पढ़िएगा आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम, अन्य, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन, यहाँ से सर्वनाम आपने अभी देखा, सर्वनाम का मैंने पूरा आपको दिखा दिया। आपको लिख के या रिपीट करके वीडियो आप पढ़ते रहें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको यहाँ से दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल आ गया है, आप इसे पढ़िएगा अच्छे से। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो ये आपको अच्छे से लिख कर दोहराना है बार बार, या तो वीडियो आप लेकर के बार बार देख के पढ़ सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम शब्द, यह, वह, ये, वे, वो। उदाहरण, वह मेरा घर है, यह मेरी कलम है। ये आप सर्वनाम के बारे में आप देख रहे हैं। इस वीडियो को आप बार बार प्ले करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं लिख के नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखते रहें और पढ़ते रहें, आसानी से अच्छा नंबर ला सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम को शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध को सूचित करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। यहाँ पे प्रश्न के पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। ऐसा हो तो प्रश्नवाचक हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप भला तो जग भला, इसे आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आप वीडियो को आसानी से प्ले करके भी पढ़ सकते हैं, बार बार रिपीट करके। अब हम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। करना या होना, परिभाषा, वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल धातु दो हैं। मूल धातु, यौगिक धातु। हिंदी भाषा में जिसे क्रिया कहा जाता है उसे संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। जब संस्कृत के धातु में न प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का ज्ञान होता है। या पढ़ना, क्रिया की उत्पत्ति तत्सम शब्द से हुई है, रचना के आधार पर रूट है। क्रिया विकारी शब्द है, क्रिया का अर्थी शब्द है। क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया में भी दो होता है, उसमें मूल क्रिया है, यौगिक क्रिया है। अब इसमें भेद जो दिया है कर्म के आधार पर आप देख रहे हैं, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के संरचना के आधार पर। ये पूरा डायग्राम बना है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा और कहीं लिख के या इस वीडियो को समझकर आपको पढ़ना है। मैं आगे बढ़ता हूँ।
नियम नंबर 2, पद परिचय का नियम। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया सकर्मक हो गया। मोहन पुस्तकालय में पढ़ता है, अकर्मक। मोहन करता है में अधिकरण कारक है, पढ़ता है क्रिया कहलाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अकर्मक है, पत्ते जो है वो करता है। नियम 3, वे सभी क्रियाएं जो प्रकृति के द्वारा स्वतः होती हैं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सूर्य चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं, हवाएं चलने लगती हैं। नियम नंबर 4, जिस क्रिया के फल का प्रभाव स्वयं पर पड़े वह अकर्मक तथा जिस क्रिया के फल का प्रभाव दूसरे पड़ता है वह सकर्मक होता है। थूकना, थुकवाना, चलना, चलाना। नियम नंबर 5, कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। मेरा सिर खुजलाता है, अकर्मक। मैं सिर खुजलाता हूँ, सकर्मक। मैं कपड़े सुखाता हूँ, सकर्मक। कपड़े सूखते हैं, अकर्मक। नियम नंबर 6, कुछ अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलवाना, तैरना। तो आप इसे लिख कर अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं सभी स्टूडेंट्स। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया क्या है? 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जब एक साथ आएँ और उनके द्वारा एक ही कार्य होता हुआ प्रतीत होता है तो उनके संयुक्त क्रिया कहा जाता है। राधा उछली कूदी घर गई, उदाहरण है। फिर आगे पढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। आगे बढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, नाम, सर्वनाम, सबका नाम, विशेषण, नामों, संज्ञा की विशेषता, परिभाषा। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, बतियाना, लतियाना, अपनाना, गरमाना, नरमाना, शर्माना। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व प्लस काल प्लस इक प्लस क्रिया। इसकी परिभाषा जो है, पहले के समय में होने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सदैव पूर्ण होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकांशतः कर प्रत्यय लगा रहता है। मोहन दूध पी कर सो गया। गीता भोजन करके स्कूल जा रही है। कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। परिभाषा आप यहाँ देख रहे हैं, जब क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय को छोड़कर शेष अन्य प्रत्यय को लगाकर क्रियापदों का निर्माण किया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। विनय मिश्र के प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। समान क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया। आप यहाँ पे क्रिया के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अन्य भेद। क्रियार्थक क्रिया। जब कर्ता के स्थान पर क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्रिया को ही क्रियात्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य संरचना, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मरना देश के लिए गौरव की बात है। अनुकरात्मक क्रिया, जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती हैं, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। सरसराना, भिनभिनाना, टनटनाना। विधि क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे आप सब अब घर आओ, तुम वहीं रुक जाओ। तत्कालिक क्रिया, यह क्रिया पूर्व
तत्कालिक क्रिया की तरह ही मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया के समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, उसे तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही बेहोश हो गया, वह आते ही बच्चे को पीटने लगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ से अच्छे अच्छे अब व्याकरण आपने देख लिया पूरा। आप इसे लिख कर, पढ़ कर, वीडियो को बार बार प्ले कर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्याकरण समझ में आया होगा, और दोस्तों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मोबाइल से या कंप्यूटर से पढ़ सकें। आगे वीडियो में मिलते हैं आप, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।